सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो फोर्सेस एंड मोशन है, या फोर्सेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सही है, इनको जो हम देख रहे हैं तो इसके अंदर जो है फोर्सेस एंड, कमान कमान कमान, फोर्सेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सही है। अब इसके अंदर जो है, हमने सबसे पहले जो इसके इसको अगर आपने पूरा तरीके से समझना है तो इसके अंदर जो मेन चीज़ तुम्हें रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहली चीज़ है कि भाई तुम्हें मोमेंटम आना चाहिए, सही। मोमेंटम अच्छे से आना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर मोमेंटम अच्छा खासा इन्वॉल्व होगा, सही। हर क्वेश्चन के अंदर मोमेंटम लाजमी आ रहा होगा, सही। तो एक तो वो चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो तुम्हारे पास उसके अंदर आ रहा होगा वेक्टर्स, राइट। और वेक्टर जो है वो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, सही। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अंदर जो है वो चीज़ आ रही होगी, न्यूटन का क्या बोलते हैं, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्सेस आ रही होंगी, राइट। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्सेस के अंदर आएगा, सही है। ये चीज़ हमारे पास कुछ जो है ना इसके अंदर आ रही होगी, सही है। और फिर उसके बाद जो है न्यूटन थर्ड लॉ का, सही। सो ये हमने इसमें कुछ पढ़ना है, सही। अगर तो तुमने, मेरे पास यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने ओ लेवल्स मुझसे पढ़ा है, सही है, हानिया और रियाज दोनों, सही है। तुम्हें अगर ओ लेवल्स ने में तुमने लेक्चर्स नोट किए हैं, सही है, तो तकरीबन जो ओ लेवल्स में मैंने पढ़ाया था तकरीबन वही चीज़ पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो थोड़े बहुत सिनेरियोज है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, वो ज़्यादा होगी। बेसिक जो मेरा ट्रेंड होगा, पैटर्न होगा, अगर तुम्हें ओ लेवल्स की चीज़ें याद है मेरी, या ओ लेवल्स की चीज़ लिखी है, तो वही कॉपी सामने रखो, वही चीज़ मैंने पढ़ानी है यहाँ पे भी, सही है। बस सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना उसके अंदर ऐड ऑन होती जाएंगी, सही है। यार ये सही नहीं बन पा रहा मुझसे आज तक। खैर आओ भी शुरू करते हैं। अच्छा, चूंकि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक ज़्यादा हैं, सो इसके जो है टॉपिक हम लिख लेते हैं, सही है। अच्छा इसके अंदर याद रखना बच्चों, एक सेकंड, कलर जो है ना ये लेके चलते हैं, सही। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है, वो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। और कॉम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर थोड़ी सी ना कनेक्शन ज़्यादा होते हैं, सही। अगर आप पेपर के रिस्पेक्ट से इस टॉपिक की बात करें, सो तकरीबन जो है ये आपको पेपर वन के अंदर, P1 के अंदर तकरीबन आपको जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे, वो अगर आप मोमेंटम इन्वॉल्व करें तो तकरीबन जो है ना दो एमसीक्यूज से एटलीस्ट आते हैं, राइट। 1 to 2 एमसीक्यूज, राइट। सॉरी, 2 एमसीक्यूज, राइट। एक बात हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपके पास P2 की अगर आप बात करें, P2 के अंदर ऑल दो ये जो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट होगा ना, जो जनरल सिंपल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट होगा, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलके आएगा, सही है। लेकिन वो फोर्सेस के इफेक्ट होते हैं, राइट। फोर्सेस इटसेल्फ जो होगा वो तुम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो तकरीबन 10 to 15 मार्क के अंदर, या 10 to 12 मार्क ले लेते हैं, 10 to 12 मार्क्स, राइट। सही है। और ये बेसिकली जो है ना पूरी जनरल फिजिक्स का ये बैकबोन है, राइट। अगर तुम्हें ये फोर्सेस का चैप्टर आता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बहुत तुमने अच्छा पढ़ लिया सॉलिड, देन तुम्हें इंशाल्लाह वो जनरल फिजिक्स किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ओके। और अगर तुमने जो है ना इसको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, सही है, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर तो अच्छा पढ़ लिया तो फिर अच्छा हो जाएगा, नहीं बेकार पढ़ोगे तो फिर फंस जाओगे, सही। एंड तीसरी चीज, अच्छा ये मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा ये जो है ना कॉम्प्लेक्स ही ज़्यादा होगा, सही है। कॉम्प्लेक्स तुम इसको कह लो, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं होती, सही है, बट कॉम्प्लेक्सिटी इसकी थोड़ी होती है क्योंकि इसके अंदर जो केसेस बनाए हुए होते हैं, सही है, बच्चे अक्सर उसको कंफ्यूज कर देते हैं और उसकी वजह से जो है ना उनके मसले मसाइल ख़राब होते हैं, सही है। तो खैर अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स, ओके। अच्छा, अब चूंकि चैप्टर बड़ा है तो इसके अंदर जो है जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो पहले लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे आगे, सही है। सबसे पहली चीज़ हमने इसके अंदर करनी है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सही। और उसके अंदर हमने जो है ना उसके अंडर में हमने ये देखना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड इनर्शिया, सही है।
इनर्शिया। सही है। और उसके अंडर में हमने देखना होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन तो आएगी, मास और इनर्शिया के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आएगी, अम, वो हमारे पास आएगी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम। सही है। ऑलरेडी मैं वेक्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं शायद तुम्हें यहाँ दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। सही है। वेक्टर्स के अंदर मैंने वेक्टर का चैप्टर समझ के पढ़ाया था, राइट। यहाँ पे वेक्टर्स चैप्टर नहीं समझ के पढ़ाऊंगा, बल्कि यहाँ पे न्यूटन लॉज को लेके और सिर्फ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने बताना है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर, राइट। और अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है, इक्विलिब्रियम के बाद जो है, इसके अंदर और फिलहाल हम जो है, चलो टाइप ऑफ मोशन मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, सही। टाइप ऑफ मोशन, राइट। शायद ऊपर नीचे हो जाए, टाइप ऑफ मोशन पहले बता दूं। टाइप ऑफ मोशन। सही। ये तीन चीजें इसके अंदर आएंगी इस चैप्टर, उसके अंदर, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंडरस्टैंडिंग के अंदर, सही। फिर उसके बाद आएगा न्यूटन सेकंड लॉ। सही है। न्यूटन्स सेकंड लॉ। सही है भाई, देखो लेक्चर लिखते रहना, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। सही है, तो इसीलिए जो है, ये जो है ना, वरना डिस्ट्रैक्शन होगी तो फंस जाओगे, मसला हो जाएगा। सही है, तो इसलिए प्लीज जो जो फारिग बैठे वो लेक्चर लिखते रहो। सही है। आसानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। सही है। सेकंड लॉ हो गया ऑफ मोशन। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह आएंगी, सही है, फिर कॉन्सेप्ट आएंगे। उसके बाद जो है तुम्हारे पास इसके अंदर सबसे पहले हमने ग्राफ्स करने। सही है। सही है। अब जो मोमेंटम के ग्राफ है, जो तुम लोग कह रहे थे भाई मोमेंटम में आपने नहीं पढ़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो यहाँ पे आके पढ़ोगे। सही है। सो मोमेंटम वाले इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हैं, वो यहाँ पे पढ़ाना है मैंने। सही है। और ग्राफ के बाद जो है, वो तुम्हें इसकी न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशन बतानी है। सही है। या हम कर लेंगे, केसेस कर लेंगे। सही है। केसेस ऑफ सेकंड लॉ, राइट। ये तुम्हें आना चाहिए। सही, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ तुम किस तरह से अप्लाई करोगे, किस तरह से लिखोगे, वगैरह वगैरह। सही है। मतलब कौन कौन से केसेस होंगे उसके अंदर, तुम किस किस तरह से लिख रहोगे, वो तुम्हें मैंने बताना है। सही है। अच्छा, और उसके बाद जो है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसके अंदर जो है, प्रॉबली केसेस से पहले शायद रिजल्टेंट फोर्स में बता रहा हूँ। सही है। तो वो भी तुम देख लो। सही है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा। सही है। अम, सही है, रिजल्टेंट फोर्सेस का। सही है। अगर तुम्हें मोमेंटम के चैप्टर याद है, सही है, नहीं याद है तो फिर तुम्हें अच्छा आना चाहिए। सही है। और कुछ तुम लोग कह रहे थे कि तुम लोग के मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो भी मुझे बता देना, अगर नहीं हो रही तो हम लोग कर लेंगे इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन की। तो ऑल वो इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, बट जो नॉर्मल मोमेंटम है ना, वो रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, या सिंपल मोमेंटम की इक्वेशन, या चेंज इन मोमेंटम, जो पहला पोर्शन हमने पढ़ा था, राइट। यानी अगर तुम देखना चाहो, सो ये वाला पोर्शन तुम कह सकते हो। ये जो हमने पढ़ा है ना, ये तकरीबन ये मोमेंटम की ये वाले जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना, यहाँ तक। सही। यहाँ तक ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। सही। न्यूटन थर्ड लॉ में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे उसकी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ तक ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। एंड देन मूविंग ऑन, उससे तुम्हें जो ना आगे कोई वो नहीं है। सही। अबे यार, पहले भी यही कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, चलो। हम्म। ओके। अब यहाँ से आगे जो है, वो हमने क्या करना है फिर। न्यूटन सेकंड लॉ के बाद हमारे पास हमने रिजल्टेंट फोर्स देख ली, न्यूटन सेकंड लॉ देख ली। सही है। फिर उसके बाद जो है, हमने इंक्लाइन प्लेन देखना है। सही है। फोर्सेस एट इंक्लाइंड प्लेन। सही है, कि फोर्सेस किस तरह से एक्ट करेंगी, कौन सी फोर्स कहाँ पे होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ कैसे बनाओगे, वगैरह वगैरह, राइट। एंड देन उसके बाद जो है, हमने जो चीज़ देखनी है, वो हमने कुछ कनेक्टेड पार्टिकल्स के कॉन्सेप्ट देखने, राइट। कनेक्टेड पार्टिकल। ओके।
सही, कि अगर दो पार्टिकल कनेक्टेड हैं किसी चेन से, किसी स्ट्रिंग से, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड है, तो जब वो पार्ट एक में से एक मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात दूसरा मूव करेगा, तो उसको किस तरह से तुमने सॉल्व करना है। सही है। उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखना होगा, जिसको आप कहेंगे फ्री फॉल मोशन। सही है, ये मैं जितने भी क्वेश्चन थे काइनेमैटिक्स के अंदर मैं बोल रहा था नहीं करो छोड़ दो, सही है, वो यहाँ पे मुझे सारा एक्सप्लेन करना है, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा फ्री फॉल मोशन, राइट। या फ्री, ये चलो एक एक छोटा सा इसको ना इस तरह से चलो, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यू, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। हम कह सकते हैं कि मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सर कनेक्टेड पार्टिकल्स क्या था? ड्रैग। भाई अगर दो पार्टिकल दिए हुए होंगे ना, जैसे एक पार्टिकल ये दिया हुआ है, एक पार्टिकल ये दिया हुआ है, सही, और दोनों के बीच में आपने बांधा हुआ है, सही, रस्सी वस्सी लगाई हुई है कुछ, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है ना, एक गाड़ी टो करके ले जा रहे हो तुम, बोलो कॉन्सेप्ट, सही। तो जी। उसमें आप किस तरह से मतलब कि कैसे वर्कआउट करोगे, अगर उसका एक सिंपलेस्ट सा सिस्टम बनाओ, तो उसको किस तरह से वर्कआउट करोगे, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगाओगे उस पर, राइट, ये कॉन्सेप्ट और सर है। ये मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रैग मतलब एयर रेजिस्टेंस हाँ जी, वाला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। सही। वहाँ पे हमने मोशन अंडर द नेग्लिजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस किया था, नेग्लिजिबल मान रहे थे एयर रेजिस्टेंस को, यहाँ पे एयर जी। रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट मान के वो सारे मोशन हमने करने हैं, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन दोबारा से करना है, वर्टिकल मोशन करना है, सही है, तो ये सब चीज़ें हमने करनी है, सही। इसकी इसके अंदर सिर्फ एक्सप्लेनेशन आती है, राइट, कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं होगी, मतलब इसके अंदर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रैग, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास एक डेरिवेशन आती है, सही है। और वो डेरिवेशन इस तरह से होती है कि उसके अंदर जो है ना हमें फोर्स और डेंसिटी को रिलेट करना होता है, राइट। तो हम ये कहते हैं कि भाई रिलेशन ऑफ फोर्स एंड डेंसिटी, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे डेंसिटी और उसको डेंसिटी एंड वॉल्यूम हम रिलेट करेंगे, डेंसिटी एंड वॉल्यूम, राइट, राइट। ये कुछ चीज़ें हमने करनी है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, राइट। ये बहुत सारी चीज़ें, सही, इसलिए मैं इसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसलिए मैं बतानी पड़ती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना क्वेश्चन के अंदर कभी ना कभी आ रही होती है, कभी एक ना एक चीज़ आ रही होती है, कभी दूसरी चीज़ आ रही होती है। तो अगर तुम्हें आएगा नहीं तो फिर तुमने अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें सॉल्व किस तरह से करना है, राइट। सो ये आपके पास हो गया, ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, राइट। और फिर उसके बाद है न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। और न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, कम ऑन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सही। तो अब इसके अंदर जो है इसकी न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन तो होगी, सही है। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो है तुम्हें कुछ चीज़ें और एडिशनल मिल रही होंगी, जिसके अंदर से हमारे पास जो है ना टाइप ऑफ फोर्सेस होंगी, सही है, टाइप ऑफ फोर्सेस, राइट। कि हमने एएस के अंदर जो है ना जितनी भी फोर्सेस हमारे पास एएस लेवल, सारी दुनिया यहाँ की फोर्सेस नहीं देखनी, बल्कि एएस के अंदर जितनी भी फोर्सेस हमारे पास आ रही होंगी ना, हमने उन फोर्सेस को देखना है कि भाई वो फोर्स लगती, वो फोर्स होंगी क्या, किस वजह से होंगी, और डायरेक्शन क्या होगी, राइट। क्योंकि तुम्हें फोर्सेस अगर तुम स्टडी कर रहे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि फोर्स लगती कहाँ पे या लगेगी कहाँ पे, या तुम्हें उसकी डायरेक्शन ही पता चलेगी, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, राइट। फोर्स का फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स की कैलकुलेशन सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करती है उसी डायरेक्शन पे। अगर तुमने डायरेक्शन सही लिया तो तुम सही कर पाओगे, अगर डायरेक्शन गलत लिए तो यू एंड अप गेटिंग द इनकरेक्ट आंसर्स, राइट। सो तुम्हारे पास जो है टाइप ऑफ फोर्सेस होंगी, सही। और फिर इसके बाद जो है इसकी कुछ एप्लीकेशन आएंगी, सही। एक सेकंड, ये ऐप बदतमीजी कर रहा है। हम्म, तो
तुम लोग का है एयर, यूरोप। सही है। सो हमने कहा कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा फोर्सेस का चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक कि हमारे सारे कंटेंट है, सही। और ये फिर आगे पीछे भी रिलेट होंगे, सही है। यानी जब तुमने इसको किया होगा, जब तुम जाओगे आगे, कहाँ जाओगे आगे, तुम जाओगे मोमेंट्स के अंदर, नहीं मोमेंट्स के अंदर ज़्यादा नहीं है, फोर्स एक्सटेंशन के अंदर है, राइट। एक्सटेंशन वाला टॉपिक जो है उसके अंदर होगा। वर्क एनर्जी पावर, इन दो के अंदर जो है ना, ये लाजमी इसका कनेक्शन आएगा, राइट। आ जाओ भाई। यहाँ तक ये सारी चीज़ें थी। अब स्टार्ट करते हैं भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ से, ठीक है। अच्छा जी। अब मुझे सबसे पहले तो सबने बताना है कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन तुम लोग के जहन में क्या है, तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ी हुई है, जो भी जहन में है वो मुझे बता दो। अंग्रेजी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, उर्दू में बताओ, जो तुम्हारी अपनी ज़बान है मदर टंग उसमें बता दो, फिर मुझे फर्स्ट कोई लॉ। इशू नहीं। हाँ जी। सबने बताना है। Any object will remain stationary until an external force is applied on it. ओके। रिमेन स्टेशन, ओके फाइन। अच्छा जी। हानि ने बोला। फिर एन ऑब्जेक्ट हम्म। ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस एन फोर्स इज अप्लाइड। ओके। ओके सही है, आप ऐसा कह रहे हो। ओके। और रियाज आप क्या कहते हो? Sir, any object will remain at rest or constant velocity unless its external force is applied. ओके। हमने आप क्या कहती हैं? यस। एनी आइडिया? हमने कोई आइडिया नहीं है। सर यही पढ़ी है, इसी तरह की डेफिनेशन नहीं पढ़ी ना, है। बताओ ना, खुद से बताओ ना अपने पास से, जो पढ़ी है वो बताओ। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, या खुद से बताना है। जो भी आ रही है, ज़रूरी नहीं कि जो है इनकी मुझे वर्डिंग नहीं चाहिए, अब अपने जैसे बताएं। यस। ट्राई समथिंग क्विक। अच्छा जी। तो देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर जो है ना, दो बच्चों ने गलत बताई, एक बच्चे ने सही, रियाज भाई ने सही बताई है, सही है। और बाकी ने गलत बताई है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, सही है। तो अब जरा यहाँ पे लिख देख भी लो, सही। यार सही नहीं बन रहा यार, एक तो। हम्म। खैर, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि किस चीज़ से क्या मतलब है, और अगर वो चीज़ तुम नहीं लगाओगे तो उससे क्या मतलब होगा, और लिखोगे तो उससे क्या मतलब होगा, राइट। तो अच्छा जी। अच्छा जी, आ जाओ। So हम कह देंगे भाई एन ऑब्जेक्ट रिमेन रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके। ओके। until until an external, so या फिर तुम resultant force is acted upon it, right। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा देखो, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जरा मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ तुम्हारे सामने। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर जो ना, ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, राइट, या तो स्टेट ऑफ मोशन होगी। ये दो बात हो गई, राइट। स्टेट ऑफ रेस्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन में टेंशन है भाई, सही है। अब यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट की तमाम स्टेट पता होगी, तो फिर तुम बता पाओगे कि भाई अच्छा कौन से ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ लग रही है, तो इस वजह से मुझे लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है, सही है। सही है, सो खैर। अच्छा,
यहाँ पे मोशन की कौन सी टाइप हम कंसिडर करें, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली, राइट। कोई बच्चा अगर कांस्टेंट स्पीड लिखेगा भाई गलत हो जाएगा, ओके। कोई बच्चा अगर कांस्टेंट स्पीड लिखेगा गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा मैंने अभी लेटर ऑन एक्सप्लेन करना है, राइट। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ की दो कंडीशन होती है, दो केसेस होते हैं, या तो रेस्ट पे होगा या तो फिर मूविंग होगा, राइट। ऐसा नहीं होता, बच्चे अक्सर समझते हैं कि अगर जो है ना ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। ऑब्जेक्ट मूव करते हुए भी इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, राइट। मुझे भी बहुत अरसे तक ये गलत फहमी थी जब मैं पढ़ता था, एएस के अंदर भी थी, ए2 के अंदर भी थी, सही है। कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई ओके जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा इसका मतलब है वो उसकी कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी, ऐसा नहीं है भाई। उस पे वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, राइट। कांस्टेंट स्पीड मत कहना, कांस्टेंट वेलोसिटी कहना, क्यों क्यों कहना वो आगे बताऊंगा, सही। अच्छा, कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक तुम कोई एक्सटर्नल या फिर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं करो, राइट, सही है। अगर तो तुमने रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई कर दी, द मोमेंट यू अप्लाई द रिजल्टेंट फोर्स या द मोमेंट यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा, फौरन का फौरन जो है ना तुम्हारा सिस्टम न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर चले जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ में जाने के लिए बीच में कुछ तुम्हें चीज चाहिए, राइट। यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट जस्ट सेंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ टू द न्यूटन सेकंड लॉ स्ट्रेट अवे, सही हो गया। और फिर तुम सारे कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ के लगाओगे, राइट। अच्छा जी, अब जरा समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, सही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बॉडी ऑब्जेक्ट की कितने टाइप की वो होती है स्टेट, कितने टाइप की स्टेट होती है, सही मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट है तो रुका हुआ होता है, तो मूव कर रहा होता है, अगर मूव कर रहा होता है तो क्या उसका मोशन का पैटर्न होता है, राइट। तो पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। तो उसके लिए हम देखते हैं भाई टाइप ऑफ मोशन, सही है। आ जाओ। सो यहाँ पे हमने कहा कि भाई टाइप ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ, अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, एंड मोशन, TION, सही है। सो हमने ये समझना है कि भाई ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, सही। सो आ जाओ भाई, अब देखो इन जनरल तो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, राइट। पहली चीज है कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है अगर तो रेस्ट के अंदर, राइट, पहले कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, राइट, सही। दूसरा कॉन्सेप्ट कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में नहीं है बल्कि मोशन में है, सही, बल्कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है मोशन में, सही। दो स्टेट हो गई, सही। बॉडी की जो स्टेट है वो दो स्टेट हो गई, पहली, सही है, या तो रेस्ट में होगा या मूविंग होगा, सही। पहली चीज हमने यहाँ पे लिख दी कि भाई मे बी इट वुड बी एट रेस्ट, राइट, या फिर मोशन, सही। अच्छा जी, रेस्ट में कोई फड्डे की बात नहीं है, सही। रेस्ट में क्या क्या होगा भाई, तुम्हारे पास जो है ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, एंड रिजल्टेंट फोर्स, resultant force all will be zero, right। ये तुम्हारे पास इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, याद रख लो, हमेशा काम आएगी, सही। खैर, इसको तुमने साइड पे लगा दिया, इसकी फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, सही। इसको हम कहते हैं, ये जो रेस्ट वाला सिनेरियो ना, इस रेस्ट वाले सिनेरियो को हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्म हमारे पास होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। स्टैटिक, तुम्हें पता है स्टैटिक का मतलब होता है तुमने ओ लेवल्स की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, कोई रिएक्शन नहीं चल रहा, शिफ्टिंग कहीं भी नहीं हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो होता है वो रिएक्टेंट में से कुछ तुम टेम्परेचर या कंसंट्रेशन या प्रेशर तुम चेंज कर दो, उसकी वजह से जो है ना इक्विलिब्रियम राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है, ताकि या रिएक्शन उतने हिसाब से होता है ताकि जो है ना तुम्हारा प्रोडक्ट बने और तुम दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर सको, अगर तुम्हारे पास केमिस्ट्री है तो, सही। अगर बस यहाँ पे फिलहाल ये समझ लो कि बस ये इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
राइट। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, सिंपल सा था, सुकून से था, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, राइट। अब आ जाओ मोशन के अंदर, सही। अब देखो मोशन के अंदर जो है ना, तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। पहली चीज भाई, मोशन। अच्छा जी, हम पहली चीज ये मान रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास मोशन होगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। यहाँ पे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है, सही। सो यार सीधी सीधी लाइन अगर बन जाए तो मेरी जिंदगी कितनी सुकून में आ जाएगी, लेकिन नहीं, आड़ी टेढ़ी। ओके। सो तुम्हारे पास जो है पहला केस जो आ गया, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं ताकि ये बन गया। ओके, सही है। सो अब हमने कहा कि भाई हमारे पास मोशन के अंदर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, पहला मोशन, राइट, सही है। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा या मूव कर रहा होगा, अगर मूव कर रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा होगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट, एक पॉसिबिलिटी, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी कि फाइन अगर मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी वेरी कर रही होगी। अब या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली वेरी कर रही होगी, यानी हर सेकंड के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में बढ़ रही होगी, जिसको तुम कहते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई एक सेकंड के अंदर जो है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड के अंदर 4 हो गई, तीसरे सेकंड के अंदर 6 हो गई, 8 10 12 एंड सो ऑन। या तो एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, राइट, दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। तो हमने कहा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, पहला पॉइंट, पहला पहला मोशन। दूसरा हमने कहा कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन, या डिसेलेरेशन भी उसी के अंदर आएगा, एक्सेलरेशन के अंदर डिसेलेरेशन भी आएगा जनरल टर्म में, सही। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मीन कि चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। यानी हमने यहाँ पे, मैं इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ बस, सही है। तो इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। दूसरी स्टेट ये कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट, कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सही। तीसरा केस कि हमारे पास मोशन विद वेरिंग एक्सेलरेशन, राइट। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस नहीं है तुम्हारे पास, तुम कुछ भी सोच, राइट। अगर तुमने मैथ्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी है, स्टैट्स के अंदर अगर तुम्हारे पास है, एएस के अंदर, तो तुम हम इस तरह से केसेस बनाते हैं, सही है, कि कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसके अंदर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह से हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, राइट। खैर, सो हमारे पास हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास इतने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, राइट। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, सही है। मोशन, ये जो टाइप ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन है, वो मेरे पास सिर्फ ये दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों, जरा हाँ ना बोलो। इसे Clear, sir. ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे इसको समझते हैं। देखो, अगर तो तुम्हारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देख लो, सही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर हम ये बोल रहे होते हैं भाई कि, एक सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट शुड मूव विद विद कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके। This is the concept of, or this is the explanation of the constant velocity, right? देखो velocity is a vector quantity, right? सही। So अच्छा जी, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो तुम्हारे पास जो velocity है, सही है, velocity is a vector quantity, और vector quantity का मतलब है कि इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व है, राइट। एक तुम्हारे पास है इसकी डायरेक्शन, और एक तुम्हारे पास है इसकी स्पीड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड कहते हैं, राइट। सो अगर तुम अच्छा, तुम ये भी कह सकते हो कि भाई अगर मैंने कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी और इसकी जो है डायरेक्शन, ये तुम कह सकते हो अच्छा इसकी वेलोसिटी की स्पीड क्या है, राइट।
तो वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी की स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, राइट, इसका ये सेंस बनता है, सही। खैर, सो वेलोसिटी का दो चीज़ आती है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, राइट, और इसकी डायरेक्शन, सही हो गया, सही। अंकल न्यूटन हमें ये बता के मरे थे कि तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास जो वो है ना वेलोसिटी जो है ना, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर जो तुम लिखते हो कि कांस्टेंट स्पीड, देन यू हैव टू ऐड कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, तो फिर वो सेंस बना लेगा भी कि डायरेक्शन भी तुमने कांस्टेंट कर दी बाय सेइंग स्ट्रेट लाइन, राइट, फिक्स डायरेक्शन हो गई, सही। अदरवाइज वेलोसिटी के अंदर ये दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज़ चेंज होगी, आपका जो केस होगा वो खराब हो जाएगा, राइट। इसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर जो तुम्हारे पास लेट से एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और मेरे पास जो है ना लेट से एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, सही है। अबे एक सेकंड देना जरा। अच्छा, सो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही, और इस ऑब्जेक्ट को ना किसी ने किक किया, सही है। यानी मैं वो दो केसेस बता रहा हूँ कि जिन दो केसेस के अंदर जो है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो उसके अंदर नहीं होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं होगा, सेकंड लॉ के अंदर चला जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने किक किया, सही है, और ये ऑब्जेक्ट ना मूव होते हुए यहाँ तक आ गया, राइट, ये ऑब्जेक्ट मूव होते हुए यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको, सही। अच्छा, सो अब जब किसी ने किक किया और ये ऑब्जेक्ट मूव होते हुए यहाँ पे आ गया, राइट, इसकी इनिशियल स्पीड जो थी, जिस बंदे ने उसको लात मारी थी, सही है, इसकी इनिशियल स्पीड थी यू, राइट, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, वैल्यू में दे देता हूँ ताकि समझना आसान हो, राइट। और यहाँ पे जब आया तो इसके अंदर वी आ गई, फाइनल स्पीड आ गई लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, राइट, 5 मीटर पर सेकंड, राइट। और ये जो है, ये इसने इतना मूव किया, राइट, इसने इतना मूव किया, सही। अब होगा क्या भाई, इसकी डायरेक्शन तो सेम है, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें, इसकी डायरेक्शन तो सेम है, बट इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अंडर द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। क्या ये बात समझ में आई, सही है। Yes, sir. अब हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास जो है ना, सॉरी, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग, सही है, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सही है, या वेलोसिटी की बजाय डायरेक्शन ले लेते हैं, सही है, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, राइट। तो बट के बजाय एंड लगा दो ताकि ये हो जाए, सही। सो नॉट अंडर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सही, ये आपके पास एक चीज हो गई, राइट। एक और सिनेरियो देखो। एक और सिनेरियो बच्चों इस तरह से कि लेट से तुम्हारे पास जो है एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, सही है, तुम्हारे पास जो है एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, सही है, और सर्कुलर मोशन के अंदर ना तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सही है। लेट से एक टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, सही है, फिर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, सही है, फिर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, सही है, फिर एक टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, सही है। सो एंड ये तुम्हारे पास जो है ना सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म हो रहा है, राइट। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इसकी स्पीड का वेक्टर बना के दिखाऊं, सो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में थी, राइट, सही हो गया, और वैल्यू फिक्स थी, राइट, वैल्यू फिक्स थी, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। एंड इस पॉइंट पे बच्चों इसकी स्पीड थी इस डायरेक्शन में, सही है, 5 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। देन इस पॉइंट पे इसकी स्पीड थी अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, राइट, एंड देन इस पॉइंट पे इसकी स्पीड थी अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, कांस्टेंट स्पीड तो है इसकी, हाँ जी, एनीबॉडी,
डायरेक्शन अलग अलग है। ओके, वेरी गुड। सो आपने ऐसा बोला, बोलो बोलो बोलो। I don't think it is because something is pulling it from the middle. वेरी गुड। तो जिस मीन्स कि वो कोई ना कोई जो है ना बीच में एक्सेलरेशन आ रही होगी, और वो एक्सेलरेशन की वजह से जो है ना वो बीच में कोई पुल कर रहा है, राइट, वेरी गुड। सही, या आप ये भी कह सकते हो कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन आ रही है, सो दैट्स फाइन, राइट। और सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं, चेंज इन स्पीड आ रही है, यानी डायरेक्शन की चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड आ रहा है, तो ये हमारे पास हो रहा है। सही, so हम ये कह सकते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ velocity is changing. Okay, so changing, so not under Newton's first law, right? फाइन। अच्छा वैसे, अगर फर्स्ट लॉ में नहीं है तो फिर है किस में? कोई ना कोई तो लॉ होगा ना भाई। तुम लोगों को क्या लगता है किस में होगा? सर कौन सा सेकंड वाला? दोनों दोनों। सर सेकंड वाला, हम्म। फर्स्ट सेकंड ये में सेकंड सेकंड पे लॉ होगा ऑफ मोशन। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी तो होगी। ओके, वेरी गुड। जी सर सेकंड में होगा, हाँ। फोर्स इज सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटर। है। और कोई है? हाँ नहीं यार, याद आप लोग क्या क्या तुम? Or same second law. हम्म। Force equals ma. सर और थर्ड वाला, मतलब उसके अंदर हो सकता है ये जो सर्कल में चल रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ इसमें किसी में नहीं लगता। थर्ड लॉ अलग है बिल्कुल। अच्छा। मतलब उसका फर्स्ट और सेकंड से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। मतलब यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट लॉ से निकलेगा तो सेकंड में चला जाएगा, राइट। सेकंड से निकलेगा तो फर्स्ट में आएगा, लेकिन थर्ड में नहीं जा सकता ऐसे, राइट। फर्स्ट से निकल के थर्ड में नहीं जा सकता, सेकंड से निकल के थर्ड में नहीं जा सकता, राइट। थर्ड लॉ का ये सीन होता है कि फर्स्ट लॉ के साथ साथ कभी थर्ड लॉ लग रहा होता है, सेकंड लॉ के साथ साथ कभी थर्ड लॉ लग रहा होता है, ऐसा होता है, राइट। वो जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां बताऊंगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सही है। सो ये दोनों बेसिकली अंडर द न्यूटन सेकंड लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग थी कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन को लेके, ओके। सही हो गया। सो आई विश कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, कांस्टेंट स्पीड और इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये दो कंडीशन है जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर फॉर योर ऑब्जेक्ट टू बी इन द इक्विलिब्रियम, राइट। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है तो इस इक्विलिब्रियम को आप क्या कहोगे? तो इस इक्विलिब्रियम को बच्चों कह रहे होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। एक सेकंड, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे। इसको हम कहते हैं एक लाइन ऊपर कर देते हैं ताकि कुछ तो जगह बन जाए। ओके, इसको हम कह रहे होते हैं भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। um so this is known as dynamic equilibrium, right। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, ओके। नाम क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि कभी नाम नहीं पूछेगा तुमसे, बस सिर्फ वो इक्विलिब्रियम कहेगा, चाहे डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, दोनों दोनों में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये आपके पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा, ये याद रखना कि जो डायनामिक का वर्ड होता है ना, ये किसी भी बॉडी के मोशन या मूवमेंट के रेफर कर रहा होता है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, राइट। जहां जहां पे मोशन ऑफ द बॉडी आएगी ना, वहां पे डायनामिक का कॉन्सेप्ट या वर्ड आ रहा होगा, राइट। ये होगी दो चीजें। सही। अब आज जो तीसरी चीज को समझते हैं, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, इसका मतलब क्या होगा भाई? अम, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, राइट। एक बात हो गई। और तुम तो दूसरी बात ये है कि रिजल्टेंट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। ये दो बातें होगी, सही हो गया। सही है। ये दो बातें हमारे पास होंगी, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास दो बातें होंगी। एक बात तो ये होगी कि हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी रेट ऑफ, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की चार केसेस हमने पढ़े थे, राइट।
सही। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होगी, सही। और फिर अगर वेरिंग एक्सेलरेशन होगी तो उसके अंदर हमने वो जो रेट्स हमने पढ़े थे, आई विश कि तुम लोग को रिमेंबर हो चार चीज, सही। ऑल दो इसके अंदर नहीं होगा, वो वेरिंग एक्सेलरेशन के अंदर होगा, सही, खैर। सो ये हमारे पास हो गया कि इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट रेट का मतलब है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी का इंक्रीज है या डिक्रीज है वो कांस्टेंट होगा, राइट। अगर वेलोसिटी जो है ना 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो हर हर मीटर हर हर सेकंड के अंदर वो उतनी बढ़ रही होगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वेरिंग एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑल दो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभार ये पूछ लेता है, बट इससे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी तुम्हें, सही। थोड़े बहुत कभी कभार कोई कॉन्सेप्ट आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, राइट। जैसे कि तुम्हारे पास जो है ना ये मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रैग फोर्सेस, इन सब के अंदर जो है ना ये थोड़े बहुत केसेस आते हैं, राइट। सो इसके अंदर जो है इसके अंदर बस तुम ये कह सकते हो कि भाई वेलोसिटी चेंजेस चेंजेस एट एनी रेट, एनी रेट, सही। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, मतलब इंक्रीजिंग रेट होगा, डिक्रीजिंग रेट होगा, वॉट एवर, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म, मतलब जो है ना लिनियर इंक्रीज होगा, नॉन लिनियर इंक्रीज होगा, एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। और हमें इससे कोई कंसर्न नहीं करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे रिलेटेड सिलेबस में नहीं है, ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमने ये बात कर ली, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई तीसरी चीज़ हमने कही, अच्छा रिजल्टेंट फोर्स इसके अंदर भी जीरो नहीं होंगी, राइट। रिजल्टेंट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। सही हो गया। सो बेसिकली दीज आर द टू केसेस के जहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा होगा, राइट। और ये दो केसेस होंगे जहां पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, राइट। ये दो चीजें होंगी न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर, राइट। और दीज आर द टू थिंग अंडर द न्यूटन सेकंड लॉ, ओके। सो न्यूटन सेकंड लॉ, ओके, सेकंड लॉ, राइट। ये हमारे पास जो है जब हम न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, राइट। खैर, सो अच्छा जी, अब हमने ये तो लॉ तो समझ में आएगी, याद रखना कि इसके 1 नंबर के अंदर आता है, 2 नंबर के अंदर आता है, सही। अगर तो तुमने ये दो वर्ड लिखे हैं, सही है, देन यू विल गेट मार्क, अदरवाइज यू वोंट, ओके। सो बी वेरी केयरफुल डेफिनेशन के अंदर, एएस के अंदर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, तब जाके तुम्हें डेफिनेशन के मार्क मिलेंगे, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग एवरी मार्क ऑन डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन का बहुत की रोल होता है एएस के अंदर, राइट। तुम्हारा अगर अच्छा ग्रेड बना है तो बुरा होगा डेफिनेशन की वजह से, अगर तुम कैलकुलेशन में अच्छे हो तो भी, राइट। सो बी वेरी केयरफुल, राइट। थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं, ओ लेवल्स के जाके नहीं है, ओके। सही हो गया। सो यहाँ तक हमारी बात हो गई, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन हमने देख लिया, सही। इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है कि टाइप ऑफ मोशन में बोल रहे पहले आएगा, वो पहले ही आ गया, सही। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, राइट। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई इक्विलिब्रियम की, राइट। एक सेकंड, एक ही चीज़ ना कॉपी पेस्ट कर दें ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमने कहा भाई कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ रहा है इक्विलिब्रियम विथ पेस्ट, ओके। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम, सही। अच्छा जी, आई विश कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो मेरे देखने में। कहाँ पे आएगा? BRI बच्चे बोल रहे हैं, ओके। अरे आ गया, क्या बात। ऑटो करेक्ट बोले बनाने वाले को ना, ओके। अच्छा, अब देखो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये है
इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा, चाहे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम है यानी आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, राइट, एंड इट इज ऑल्सो इन इन द इक्विलिब्रियम, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, राइट। और अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड उसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, राइट। अच्छा जी, सो अब हम ये कह रहे हैं कि भाई, हमने कहा कि भाई स्टेट ऑफ द बॉडी, ओके, वेयर द resultant forces will be zero, right? Irrespective of irrespective of whether the object will be in motion, will be at rest or in motion. सही हो गया? सही हो गया? रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, राइट। और फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बता दिया है कि भाई रेस्ट वाली चीज को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरी वाली चीज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। बार बार इसलिए रिपीट करूँ ताकि याद हो जाए, सही है। सो और बार बार इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो है ना तुम्हें ये सेंस बन जाए कि तुम्हारे पास जो है ना मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर हो सकता है, राइट। अच्छा, बच्चों को ना अक्सर ये होता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कैसे जो है ना वो इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, राइट। तुम लोग का ऐसा हो रहा है? तुम लोग का ऐसा कोई हो रहा है कि यार मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट कैसे इक्विलिब्रियम, अगर अगर तो उसने मूव करना शुरू किया तो देयर शुड बी सम फोर्स, राइट। और अगर वो फोर्स ही, तो फिर वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आया? यस। सर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट फोर्स तो कोई नहीं लगी ना उस पर, तो इक्विलिब्रियम में ही हुआ। है, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन वो वेलोसिटी कांस्टेंट कभी ना कभी तो ही होगी ना, कभी ना कभी तो वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। और आपने उसको जी। इंक्रीज करके कांस्टेंट किया होगा, राइट, ऐसे ही ना। जी तो वो जो जब आप इंक्रीज कर रहे थे वेलोसिटी, जो फोर्स थी वो कहाँ गई फिर? यस। एनी आइडिया? नो। नो आइडिया। अच्छा जी, बेसिकली जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है इसका तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना, इसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है, राइट। एक फोर्स कांस्टेंट होती है, दूसरी फोर्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है एंड देन वो कांस्टेंट होती है, राइट। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर नहीं समझ में आएगा तो फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं उसके अंदर करूंगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। सो फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है ना वो फ्री फॉल मोशन के अंदर आएगी, राइट। फ्री फॉल मोशन के अंदर जो होगा यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रैग, उसके अंदर हमने करना है, राइट। खैर, हमने जो है हमने ये दो चीजें देख ली, राइट। इक्विलिब्रियम, अच्छा, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो मैथमेटिकली आप उसको किस तरह से वो करोगे, डिफाइन करोगे? अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो मैथमेटिकली आप क्या करोगे? आप ये करोगे, क्योंकि हम ये फोर्सेस का चैप्टर पढ़े तो हम ये कहेंगे कि भाई ऑल द, या चलो इससे से हम कह देते हैं कि सम ऑफ समेशन ऑफ द राइटवर्ड फोर्स is equals to the summation of the leftward force, राइट। ऐसा भी तुम कह सकते हो। दूसरी चीज ये कह सकते हो कि समेशन ऑफ द राइटवर्ड फोर्स, राइट, माइनस द समेशन ऑफ द लेफ्टवर्ड फोर्स, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। सही है, तुम ये दोनों चीजें बना सकते हो, राइट। ऊपर वाली चीज ही को मैंने आगे पीछे मूव किया है, सही है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बस। सिर्फ करके इसलिए दिखा रहा हूँ भाई ताकि तुम्हें ये सेंस बन जाए कि भाई इस तरह से भी किया जा सकता है, राइट। सो ये तुम्हारे पास है, और इसी तरह से जो है ना समेशन ऑफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेस, समेशन ऑफ द अपवर्ड forces should be equal to the summation of the
डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट। या फिर तुम इसको क्या भी कर सकते हो, तुम इसको जो है वो अपवर्ड फोर्सेस और माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो भी कह सकते हो। ओके भाई, ये तुम्हारे पास हो गया। हमने कहा कि भाई माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। सो इस तरह से तुम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। बट यू शुड नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। अगर तो फोर्सेस की डायरेक्शन पता है देन इट्स फाइन, अगर नहीं पता तो फिर तुम फंस जाओगे, राइट। अच्छा, अगर तो तुम इक्विलिब्रियम, अगर तो फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम है, राइट, और उनकी तुमने कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड तो मैंने बातें बता दी, राइट। ये तुम्हारे पास बातें फॉर कैलकुलेशन, राइट, फॉर कैलकुलेशन, राइट, रिजल्टेंट फोर्सेस शुड बी जीरो, राइट। बट अगर वेक्टर्स हैं, राइट, फॉर वेक्टर्स, अगर तो वेक्टर्स आ रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम तुम्हें पता चलेगा ना, वो तुम्हें पता चलेगा क्लोज ट्राइंगल से, राइट। वेक्टर्स should form a closed triangle, राइट। पहली चीज, दूसरी चीज, all the all the forces all the forces should pass through the same point, okay। सही हो गया, ये दो बातें सही। अच्छा जी, अच्छा, याद रखना कि इक्विलिब्रियम के अंदर जो है ना, इसके अलावा एक और भी कंडीशन आती है, मोमेंट की कंडीशन भी होती है, राइट। तो इक्विलिब्रियम की सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती कि रिजल्टेंट फोर्सेस, हम ये कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन शुड बी जीरो, राइट। So, a state of the body where the resultant forces will be zero. सही है, in any direction भी अगर तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो, सही है, irrespective of whether the object is moving, okay, whether the object will at rest or in motion, right। ये दोनों के अंदर तुम्हारे पास होगा, खैर। सो हमने कहा कि भाई अगर तो तुम्हारे पास अगर तो तुम वेक्टर्स बना रहे हो ना, तो वेक्टर, अगर तो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, सही है, तो अगर तो तुम उससे वेक्टर ट्रायंगल बनाओगे, तो वेक्टर ट्रायंगल जो है ना, वो सारा का सारा जो ट्रायंगल बनेगा वो क्लोज ट्रायंगल बनेगा, राइट। और क्लोज ट्रायंगल का क्या मतलब है भाई? क्लोज ट्रायंगल का मतलब ये है, क्लोज ट्रायंगल, ये सारी चीजें जो है ना मैं वहां पढ़ा चुका हूँ, क्या बोलते हैं, वेक्टर्स के अंदर, बट सिर्फ तुम्हें एक दफा रिकॉल करवा रहा हूँ, राइट। लेट्स से कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है ना उस पर एक फोर्स इस तरह से लगी, राइट। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द फोर्स, R1, सॉरी, F1, sorry, F1, okay. This is another force, F2, okay. And this is the third force, F3, okay, F3, right. And this is what we call the closed triangle, right। कि एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे, दूसरे का हेड पहले की टेल पे, पहले का हेड तीसरे की टेल पे, राइट। सो दिस इज द क्लोज ट्राइंगल, राइट। एक और एग्जांपल देख लो, राइट। ये चलो, अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, सही, अब तुम मुझे बना के दिखाओ, सही, देखते हैं कि तुम से हो पाता है नहीं हो पाता, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, सही है, या दो फोर्सेस लग रही हैं, लेट्स से, राइट। एक एक फोर्स में लग रही है, सही, और एक फोर्स में लग रही है, राइट। मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, ये अक्सर ना एमसीक्यू के उसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर आ रहा होता है, सही, एक क्यों लग रही है, सही है। ये 3 न्यूटन की फोर्स है, ये 4 न्यूटन की फोर्स है, राइट। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ बच्चों कि इसके लिए अगर तुम रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे तो रिजल्टेंट किस तरह से बनेगा, यानी वेक्टर डायग्राम किस तरह से बनाओगे, और इसका वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी और कहाँ पे रिक्वायर्ड होगी? सही है, एड अ सिंगल फोर्स
single force with direction that um, make it in equilibrium. यस, क्या कहोगे? बस ये एंड करने लगे होगे, ये आखिरी चीज है, ये बता दो जल्दी से, एंड करने लगे। सर हम्म 3 को 4 के उस पे लगाएंगे। ओके, लगा दिया, फिर ये आ गया, 3 आ गया। फिर हम्म तुमने कहा फिर कि एक भाई मतलब 4। वो एक फिर आप रेजिस्टेंट फोर्स लगा देंगे। अगले क्या करेंगे? वो रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट क्यों कह रहा है भाई? इक्विलिब्रियम पे रिजल्टेंट कहाँ से आ रहा है? अच्छा हाँ, इक्विलिब्रियम फोर्स। मतलब बस हमारे पास एक थर्ड फोर्स एक्ट होगी, राइट? हमें जो है ना बेसिकली ये वाली फोर्स चाहिए, राइट? दिस शुड बी द रिजल्टेंट, दिस शुड बी द फोर्स दैट इज नीडेड फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट? इज दैट क्लियर? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट? सो दैट गिव्स यू एफ एस 5, ऐसे ही आ रहा है। Yes, sir. इसका मतलब है कि यू वांट अ 5 न्यूटन फोर्स, राइट, टू मेक दिस थिंग इन इक्विलिब्रियम, राइट? बट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि देखो वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज एन एडिशनल फोर्स कि जो तुम जो है ना जो तुम लगा सकते हो इन ऑर्डर टू मेक दिस थिंग इन इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम के लिए देखो अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, राइट? एंड इस रिजल्टेंट को तुमने जीरो करने के लिए यू हैव टू मेक अ फोर्स, और यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन ताकि वो रिजल्टेंट जीरो पाए, राइट? तो वो हमने ये लगा दिया, राइट? इज दैट क्लियर? अच्छा जी, खैर हमने ये तो कुछ बातें यहाँ पे हमने कर ली हैं, सही है। मास और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट रह रहा है, सही है। मैं बस करते हैं, सही, बहुत लंबी हो गई। सो अब इसको जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, सही है। कल की क्लास में चले मैं कोशिश करता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ क्वेश्चन लेके आ जाऊँ और उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो है ना वो हम न्यूटन सेकंड लॉ पे चले आएंगे, सही है। और बस, सही है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लंबा चलेगा, सो वो थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, फिर उसको देखेंगे। इसे चलिए जी, चलिए सर वैसे आप आपके 11 में सब्जेक्ट्स क्या थे? ये थे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यार। अच्छा अच्छा। मैं भी वही उसी थाली का बैंगन हूँ, डोंट वरी। हम्म, अल्लाह हाफिज। चलो, ओके बच्चों, टेक केयर, हाफिज। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।